नमस्कार। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ। आपको ये चीज़ें पता हैं, आप कर भी सकते हैं, आप सोचते भी हैं, मगर इन चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देते। और जो भी बड़े-बड़े जो लोग हैं, बड़ी जो कंपनीज़ हैं, जो फर्म्स हैं, जो ये सब कर सकते हैं, वो पब्लिक को ये बताना नहीं चाहते। मैं बात करना चाहता हूँ आपके फाइनेंस की, या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की, या आपकी आर्थिक स्थिति की, कि आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो कभी स्टेबल क्यों नहीं रहती और वो दिन ब दिन बिगड़ती ही क्यों जा रही है। 50,000 रुपये सैलरी वाला आदमी भी मंथ एंड में रोता है, 25,000 वाला भी, 20,000 वाला भी, 1 लाख रुपये महीने वाला भी। क्योंकि लोग आपको बताते तो हैं पैसे के बारे में, मनी मैनेजमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें, मगर मैं आपको कुछ और बताता हूँ। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहले फाइनेंस को सुधारने के लिए आपके पास जो पैसा है, आपको उसको बचाने की कोशिश नहीं करना है, आपको पैसा कमाने की कोशिश करना है। आप हमेशा ध्यान रखिए, यदि आपकी महीने की पगार XYZ कोई भी अमाउंट है, 20,000, 10,000, 15,000, 25,000, तो मतलब आपकी कैपेसिटी सिर्फ 20 से 25,000 रुपये की है। मगर उस कैपेसिटी का गवर्नमेंट फर्म्स, दूसरी कंपनी है, आपके जो आने वाले 10 साल की जो पगार है वो पहले ही आपकी जेब से निकलवा लेते हैं। आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आपकी फॉर एग्जांपल सैलरी है 50,000 रुपये महीना, या 20,000 रुपये महीना, या 30,000 रुपये महीना, चलेगा। हम एक एवरेज सैलरी लेते हैं 25 से 35,000 रुपये महीना, ठीक है। अब आपकी 35,000 रुपये महीना सैलरी है, तो कंपनियों के पास डेटा रहता है, बैंकों के पास डेटा रहता है, और हर कंपनी डेटा खरीदती है। तो जैसे ही आप ज्वाइनिंग लेते हैं और आपके अकाउंट में 3 महीने सैलरी गिरी, 6 महीने सैलरी गिरी, और आपको आने लगते हैं ऑफ़र के फ़ोन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको एक बड़ा सा होर्डिंग दिखेगा, या आपके फ़ोन में एक मैसेज दिखेगा कि 10 लाख की कार 0% डाउन पेमेंट पे आप ले सकते हैं। अब कार को 10 लाख की गाड़ी है, 0% डाउन पेमेंट पे आप लेंगे, मतलब आपको कोई पैसा उसको लेने के लिए नहीं देना है, राइट। मगर आप एक बात सोच रहे हैं कि उस कार की EMI 8, 10, 15, 20,000 रुपये, जितनी आपकी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग वो लोग आपको 5, 7, 8, 9, 10 उसकी एक EMI किस्त जो है 5 साल, 6 साल, जो भी आपकी इच्छा है वो आप ले सकते हो। अब यदि आपकी सैलरी 25 से 35,000 रुपये है, तो 10 लाख इकट्ठा करने में आपको कितना साल जाएगा। मगर उन्होंने आपको ड्रीम दिखा के, और वो जितने भी साल में आपका 10 लाख रुपए इकट्ठा होता है, वो उन्होंने आपको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का सैलरी से ले बैंक स्टेटमेंट दिखवाने पे आपको ऑफ़र कर दिया। और आपने भी क्या करा, पहले वो 10 लाख रुपए इकट्ठे नहीं करे, आपने वो कार खरीद ली, उसको EMI बंधवा ली। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, मगर आपको EMI का टेंशन है। और ये बात ध्यान रखिएगा, सबको पता है, गाड़ी की 3-4 किस्तें नहीं भरी, बैंक वाले गाड़ी खींच के ले जाते हैं। आप समझ रहे हैं। तो यदि आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें, आप ये जो समाज का जो दिखावा है, जो लोग कर रहे हैं कि पड़ोसी ने कार ले ली, भाई ने ले ली, भैया ने ले ली, बहन ने ले ली, जीजा ने ले ली, ये बंद करो। पड़ोसी ने ले ली, आप ये चीज़ बंद करो। EMI का जो सिस्टम है, ये आपको गरीब बनाने के लिए, गरीब रखने के लिए बनाया गया है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आप यदि EMI सिस्टम से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपकी पर्सनल ग्रोथ कभी होगी ही नहीं। आज मार्केट में हर चीज़ लोन पर अवेलेबल है, फ़ोन भी लोन पर मिलता है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गाड़ी, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन लोन, राइट। बट आप समझिए कि यदि हमारे जो बड़े बूढ़े थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो नहीं लेते थे EMI और किस्तों से दूर भागते थे, वो क्यों नहीं लेते थे? तभी आज यदि देखिए आप कि आपके पापा जी हैं या आपके दादाजी हैं, आज भी दे आर फोकसिंग ऑन सेविंग, वो सेविंग पर ध्यान देते हैं। तो अब एक बात बताइए, किसी की सैलरी यदि 30,000 रुपये महीना है, तो 12 महीने का होता है, 12 तिया 36, 12 3 जा 36, मतलब 3,60,000 रुपये सालाना। उस हिसाब से उसको 10 साल लगेंगे 10.5 11 लाख रुपए कमाने में।
तो जो कार उसको 10 साल बाद प्लान करना चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए, तो वो कब ले रहा है? 5-6 महीने में ही ले रहा है। अब आप बड़े शहरों में जाते हो तो वहाँ फ्लैट सिस्टम होता है, आपको ऑफ़र किया जाता है 1 BHK 45 लैक्स, 1 BHK 58 लैक्स, 2 BHK 1.2 करोड़, 3 करोड़। मैं मुंबई में रहता हूँ, यहाँ ऐसे ही रेट है। तो आप एक चीज़ सोचिए, जब एक मिडिल क्लास का आदमी जाता है तो उसकी सबसे पहली इच्छा होती है कार की और घर की। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने एक घर खरीदा, अब वो घर का डाउन पेमेंट आपने दे दिया 12-15 लाख रुपए और 25-30 लाख रुपए की आपने EMI बंधवा ली। तो वो जो 25-30 लाख रुपए की EMI है, सेम कार जैसा आपके साथ होगा, 15 से 20-25 हज़ार रुपये महीने की आपकी EMI बंधेगी। और आप अपने ही घर में एक बंधुआ मजदूर, एक डिसेबल आदमी, आप परेशान हो जाएंगे। आपको हर महीने उस घर की किस्तों की चिंता रहेगी, ना आप अच्छे से खा सकते हैं, ना रह सकते हैं, ना सो सकते हैं। तो आप सोचिए, बिल्डर को उसका पैसा बैंक से मिल गया, आप 2-4 किस्त मत दीजिए, जैसे गाड़ी खींच के ले जाते हैं वैसे बैंक आपको घर की कुर्की लगा देगा। तो आपको ज़रूरत क्या है 50 लाख का घर लेने की? देखिए, मेरी ये जो बातें हैं, जो मैं करता हूँ अलग अलग टॉपिक पर, यदि ये बातें मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी जिनको ये मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो आप देखिएगा हमारा भारत कितनी जल्दी आगे जाएगा। मेरा कहना है, जब आप ये चीज़ें लेना बंद कर देंगे, इनकी कीमतें ऑटोमेटिकली डाउन होंगी। ये जो कंपनी आपको अभी ये ऑफ़र दे रही है ना, ये सिस्टम बंद होगा। आप लोग को आवाज़ उठाना चाहिए कि बैंक प्रणाली से, फाइनेंशियल सिस्टम से EMI सिस्टम बंद होना चाहिए। हाँ, ज़रूरतमंद के लिए रहता है। अब किसी को बहुत ही ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसी है, या किसी का बहुत पहले शादी के लिए दहेज का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मगर मैं आपको एक बात बोलूँ, हर वो काम करना छोड़ दीजिए जिसके लिए आपको लोन लेना पड़े। मैं आपसे बोलूँगा, आपको किराए के घर में रहने के लिए शर्म नहीं आना चाहिए। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते समय शर्म नहीं आना चाहिए। आप समझिए इस बात को। आप इस EMI सिस्टम से एक बार बाहर निकल के देखिए। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, गोल्ड लोन। गोल्ड लोन, आज आपको पता है गोल्ड की कीमत बढ़ गई हैं या बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो सिस्टम है, ग्लोबल सिस्टम, पूरी दुनिया का सिस्टम, इन लोगों को ये चीज़ें पहले ही पता रहती हैं कि इनके पास जो फोरकास्टिंग सिस्टम होता है, इनको पता है कि अगले 10 से 15 सालों में गोल्ड का रेट कहाँ जाने वाला है। तो आप उठा के देखिए, गोल्ड लोन कब से चालू हुआ है? 10-15 साल पहले से जब गोल्ड लोन चालू हुआ है, तो इन लोगों ने क्या करा है, आपका गोल्ड बैंक में रख लिया, और जैसे ही आपका लोन ख़त्म होता है, आधा टाइम ख़त्म होता है, ये तुरंत आपको टॉपअप का ऑफ़र देते हैं कि हम आपको इतने का लोन दे देंगे, पुराना फिनिश हो जाएगा और इतने की EMI चालू हो जाएगी। ये आपका वो सोना आपको वापस लौटाना नहीं चाहते हैं। इनको मालूम है एक समय ऐसा आएगा कि आपका वो सोना डूब जाएगा। दूसरी चीज़, आपके सोने का ये लोग यूज़ करते हैं, सरकार यूज़ करती है। ये जो जितना हमारे पास सोना होता है, ये सब गोल्ड को वर्ल्ड बैंक को दिखाया जाता है कि हमारे पास इतना गोल्ड है, और वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाता है। फिर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या जो भी राजनीतिक यूज़, या जो भी हमारे पॉलिटिकल गवर्नमेंट पार्टीज़ करती हैं यूज़, उसका यूज़ होता है। मगर आपके सोने का आपके लिए कोई यूज़ नहीं होता। आपने गोल्ड लिया, गोल्ड क्यों लिया जाता था? पुराने ज़माने के लोग गोल्ड को एक सिक्योरिटी के तौर पे रखते थे, क्योंकि गोल्ड छोटा होता है, कहीं भी रख सकते हैं, छुपा सकते हैं, पहन सकते हैं, तो इसलिए गोल्ड लिया जाता था। मगर मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड लोन एक ऐसा ट्रैप है जो आदमी को मजबूर कर रहा है बिल्कुल रोड पे आने। अभी मैं आपसे ये कहूँगा, यदि आपके पास सोना है और आपको लग रहा है गोल्ड लोन लेके आप कोई काम कर लो, आप वो काम मत करो, मगर गोल्ड लोन मत लो। जैसे ही आप लोग गोल्ड लोन लेना बंद करेंगे, वैसे ही जब इन कंपनियों पर प्रेशर आएगा, NBFC से बैंक पे प्रेशर आएगा, ऑटोमेटिकली आप चेंजेस देख लीजिएगा। और रही गोल्ड सिल्वर की कीमतें बढ़ने की बात, तो अभी देखो ऐसा है, ये जो मेटल्स हैं, ये रेयर मेटल, मतलब बहुत मुश्किल से मिलने वाले मेटलों की सूची में शामिल हो चुके हैं। दूसरी चीज़, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ये पब्लिक को लेके आने वाले हैं, तो इसकी जो बैटरीज़ होती हैं, तो गोल्ड और सिल्वर क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का।
मैं आपको बताता हूँ, एक बात गौर से सुनिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, जर्मेनियम, जूडेरियम, रोडियम, पैलेडियम, ऐसे बहुत सारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको मेटल्स मिलेंगे। तो अभी क्या है ना, हम लोग के पास, मानव जाति के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन फ्यूल बचा है। हमारे पास कोई फ्यूल नहीं बचा है। कुछ ही सालों में, कुछ आने वाले दशकों में पेट्रोल डीजल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। अभी ये जो इन लोगों ने सीएनजी जो लेकर आए हैं, तो ये सीएनजी पर आधे पब्लिक को ट्रांसफ़र किया है इन्होंने। डीजल का आपको पहले ही पता है, मशीनरी के लिए यूज़ हो रहा है, कमर्शियल हो चुका है। कुछ दिनों में पेट्रोल भी ये लोग कमर्शियल कर देंगे। और क्या होने वाला है, फिर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ये लोग लेकर आएंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी है उसमें गोल्ड और सिल्वर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा। इसलिए चाइना बहुत तेज़ी से ख़रीदता जा रहा है गोल्ड, बहुत तेज़ी से, क्योंकि आने वाले समय में हर चीज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चलने वाली है। क्योंकि लास्ट ऑप्शन फिर हमारे पास हाइड्रोजन बचता है, और हाइड्रोजन मतलब हमारी ज़िंदगी जो है बॉम्ब पर चलेगी। हम लोग बॉम्ब के ऊपर रहेंगे बिल्कुल। सूरज में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इसलिए 1 होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो सबसे पहले आता है। एटॉमिक मास 2, 2.345 होता है। तो आप लोग का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बिगाड़ा जा रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी एआई टेक्नोलॉजी से यूज़ होने वाले ऑनलाइन सिस्टम्स है, मैं आपको बोलूँगा, मैं आपको पीछे जाने का नहीं बोलूँगा। आप बिल्कुल टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़िए। आपको जो करना है वो करिए, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। मेरा काम है ये जो पैसे की समस्या, इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ख़राब हो रही है ना। आप ज़रा सोचिए कि आपकी जब महीने की पगार आती है तो आपको घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, फ़ोन का बिल देना है, फ़ोन की किस्त देना है, टीवी की किस्त देना है, गाड़ी की किस्त देना है, घर की ईएमआई देना है, अब बच्चों की फ़ीस भी देना है, खुद के लिए कपड़े भी लेना है, बाहर आपको पार्टीज़ भी करना है, कहीं पर कुछ सामाजिक प्रोग्राम हो जाता है तो उसमें भी व्यवहार पानी करना है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और इंटरनेट का रिचार्ज, इम्पॉर्टेंट थिंग्स, राइट। तो आपको ये भी करना है। अब ये सब चीज़ों का जब आप बजट बनाते हैं तो एंड में आपके लिए कुछ बचता ही नहीं है, सेविंग के नाम पे ज़ीरो, राइट। मगर आप मेरी एक बात सोचिए, ये आपकी सैलरी, आप 15, 20, 25, 50 हज़ार की बात नहीं करते, सिर्फ 10 हज़ार आपकी सैलरी है, और आप अपने खुद के घर में, गांव में, शहर में, कहीं पर भी रहते हैं, होम टाउन की बात कर रहा हूँ, राइट, या आप किराए के भी घर में रहते हैं, और आपकी सैलरी बहुत कम है, तो आप सोचिए वो 10,000 रुपये, 15,000 रुपये या 20,000 रुपये जब मंथ में आपको मिलते हैं, और आप सोचिए कि आपको उसमें कुछ किसी को देना ही नहीं है, वो पूरा पैसा आपका है। आपने जितनी बिजली जलाई है उतना बिल आपको भरना है। फ़ोन में जितना आपका कंट्रोल है, आप उतना कम जीबी का रिचार्ज लीजिए, उतना कम इंटरनेट का यूज़ कीजिए, कम आप बिजली का यूज़ कीजिए तो बिजली का बिल कम आएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए, आपका पूरा पैसा बचेगा, पेट्रोल का, डीजल का, जो कि इतना महंगा हो चुका है। आप बाहर खाना खाते हैं, आप ज़ोमेटो, स्विगी से जब ऑर्डर करते हैं, वही चीज़ डायरेक्ट आप होटल से ऑर्डर करेंगे तो आपको कितने कम पैसे में वो आती है। अपना प्राइस ऐड करके ये लोग आपको चार्ज करते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपको ये सामान जो है सस्ते में मिल रहा है, वो डिस्काउंट आपको दिखाया जाता है। आपको 50 रुपये की चीज़ 70 रुपये में मिल रही है। ब्लिंकिट जैसे जो ऐप है, मैं डायरेक्ट नाम लेके बात करता, मैं नहीं डरता किसी से, जो है वो है। तो आप सोचिए 1 किलो आटा है जो 50 से 40 से 55 रुपये का आता है, जब आप इनसे ऑर्डर करते तो आपको 110 रुपये, 120, 150 रुपये चार्ज करते हैं लोग। आप समझ क्यों नहीं रहे? ये जो विदेशी कंपनी है, विदेशी जो लोग हैं, ये लोग यहाँ से चले गए। इन्होंने क्या करा है, 100 साल भारत पे राज किया है, 100 साल, और यहाँ से ये लोग हमारा सब कुछ छीन कर ले गए हैं, हमारा दिमाग भी। और इन्होंने ये देखा है भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो ये किसी भी चीज़ का जब इन्वेंशन करते हैं तो उसका रिसर्च भारत में करते हैं, और यहाँ से करोड़ों रुपए कमाते हैं, अरबों रुपए। फ़ोन जिन देशों ने फ़ोन बनाए हैं वो लोग पब्लिक बूथ का यूज़ करते हैं, और भारत के हर दूसरे आदमी के पास फ़ोन है, कचरे वाले तक फ़ोन लेकर घूमते हैं। हम लोग यूज़ करना जानते हैं, अच्छी बात है। मगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन ने क्या करा है, टारगेट हमारा जो छोटा दुकानदार है, हमारे छोटे दुकानदार को वो बैठे बिठाए ऑर्डर दे रहा है और पब्लिक के तक सामान पहुंचा रहा है।
और आप यही नहीं समझ रहे हो कि अमेज़ॉन कुछ कर ही नहीं रहा है, उसने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाया है और उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो आपके भारत की रीढ़ की हड्डी तोड़ रहा है। आप अमेज़ॉन से ऑर्डर देते हैं, अच्छी चीज़ है कि आप दिल्ली से प्रोडक्ट बुला रहे हैं, मुंबई से बुला रहे हैं, आपको जो पसंद है वहाँ से बुला रहे हैं, मगर आप एक चीज़ सोच रहे हैं, इससे आप हमारी इकोनॉमी को पीछे लेके जा रहे हैं। आपको इंटरनेट पे आज इतनी सुविधा है, आप डायरेक्ट सर्च करिए, आपको सब मिलेगा इंटरनेट पे। मैं बोल रहा हूँ इन विदेशी कंपनियों का बायकॉट करो, आप मत लो इनसे सामान। समझो ये एक ट्रैप है, इन्होंने आपको डिजेबल बना दिया, पंगु बना दिया है, बिल्कुल आप कहीं नहीं जा सकते। और ये आपकी जेब से डेली पैसा खींच रहे हैं, क्योंकि आप एक टिप पे आपने खाना बुलाया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले चाइनीज़ का बहुत चलन था खाने का। अब आपको जो भी वो उनका प्रोडक्ट है, 150 रुपये का चावल, 200 रुपये का चावल फ्राइड राइस के नाम पे, या जो भी उनके डिश का नाम है, चिकन फ्राइड राइस, ये वो लॉलीपॉप, 200 रुपये का, 250 रुपये का। आप सोच रहे हो, आप अच्छे से अच्छा चावल भी लेने जाओगे ना बाज़ार में, तो 100 रुपये किलो में ऐसा बासमती मिलेगा आपको, जिसमें इतना बन जाएगा कि पूरा घर पेट भर के खा लेगा। और आप क्या कर रहे हो, वो 200 रुपये का चाइनीज़ लेके आ रहे हो। आप ये चीज़ समझ क्यों नहीं रहे हो? होटल्स में आप, ठीक है, जो लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, हराम का आ रहा है, उनको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, मगर जो मेहनत से पैसा कमा रहा है उसको मेरी बात समझ में आएगी। होटल में आप एक कोई भी सब्जी ऑर्डर करते हो, 350 रुपये की सब्ज़ी देते हैं, वो इतनी सी, 2 रोटी, 1 रोटी 50 रुपये की, नान 70 रुपये का। क्या है ये? आप लोग ये चीज़ें समझते क्यों नहीं हैं? आप जाना बंद करिए, फिर देखिए ये लोग कैसे लाइन पे आते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत घर में करो ना। आपके घर में आज यूनिटी क्यों नहीं है? चलो आज का ज़माना ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों 12 घंटे काम करते हैं, उसके बाद घर पे आते हैं, तो ठीक है, थकान होती है सब कुछ, मगर मैं बोल रहा हूँ पहले भी खेत खलियान होते थे, हमारे माता पिता ज़्यादा मेहनत करते थे, उन्होंने 10-10 बच्चे पाले हैं, आपका तो 1 या 2 ही बच्चे हैं। तो आप ये चीज़ समझिए, आप आइए, दोनों मिल बांट के काम कीजिए, एक दूसरे का हाथ बचाइए। आप 1 घंटा, मैं बोल रहा हूँ घर में 10 सदस्य भी हैं तो 1 घंटा लगेगा आपको, ऐसा लंच, ऐसा डिनर बनेगा कि सब छक के खाएंगे और अच्छे से अच्छा खाएंगे। आप समझते क्यों नहीं है? आपके पास फ्रिज है, आजकल तो इतनी फैसिलिटी है कि आपने सब्जी भाजी बाज़ार से लाके, अब सब्जी भाजी बाज़ार से लाके फ्रिज में रख दी, आराम से अपना रोज़ एक ताज़ी सब्ज़ी बनाई, खाए और गए। मगर आपको करना नहीं है, आपके फ्रिज के अंदर होटल से बुलाए हुआ सामान रखा रहता है, बल्कि फ्रिज आपकी फैसिलिटी के लिए है कि आप उसके अंदर बचा हुआ अपनी हरी सब्ज़ी, अपना सामान खरीदें। अब जैसे मैं हरी सब्ज़ी की बात कर रहा हूँ, तो आप समझ रहे हो, जो कोल्ड स्टोर में रखे हुए ये लोग क्या करते हैं, सीज़न पे मार्केट से, किसान से डायरेक्ट मटेरियल ख़रीदते हैं, उसको जमाखोरी करते हैं कोल्ड स्टोर में, और ऑफ सीजन में वो सब्जियों को बाहर सुपरमार्केट के द्वारा बेचते हैं, ऑनलाइन चीज़ें बेचते हैं। आप समझते क्यों नहीं है ये चीज़ों? इंडियंस की यही प्रॉब्लम है कि वो फैक्ट और फिगर को सुनना ही नहीं चाहते हैं। मैं, ये वीडियो लेंथी हो सकता है, बहुत बड़े बड़े वीडियो है मेरे पास, मगर मैं आज चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मेरे पास है, तो आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन, ईएमआई सिस्टम, ये जो मैं बता रहा हूँ, मेरी बातों पे छोटी छोटी पे आप गौर करेंगे, आपका जेब का पॉकेट कैसे गर्म होता है आप देखिए। मंथ वाइज मंथ, डे बाय डे आपके जेब में पैसा बढ़ता जाएगा। आपको जेब में कोई चांदी का टुकड़ा रखने का ज़रूरत नहीं है, परफ्यूम लगाने का, वाइट कलर का, हरे कलर का पर्स में, ये सब चीज़ों का कुछ नहीं बोलूँगा। आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी सोच, बस क्या सोच कि मुझे पैसे को, अब मैं ये नहीं बोलूँगा पैसे को पकड़ो, मैं बोल दूँगा पैसे को छोड़ दो, मुझे पैसे को फ्री कर देना है, उसका कुछ करना ही नहीं है। देखो, धन की हमें क्या पढ़ाया गया, धन की 3 दशाएं होती है, दान, भोग और नाश। मगर मैं इसका आपको मीनिंग बताता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि दान कर दो या खा लो पूरा पैसा या उसका नाश होना है। देखो मैं समझाऊँ क्या होता है। धन का जो दान नाम का जो वर्ड है, दान मतलब ये है कि किसी ज़रूरतमंद की, आपके पास यदि पर्याप्त धन है तो उसकी मदद कर दो, किसी को कपड़े दे दो, किसी को खाना दे दो, किसी के लिए कुछ ऐसा काम कर दो, पशु पक्षी के लिए, जीव जंतु के लिए, आदमियों के लिए, कि बेचारे का कुछ कल्याण हो जाए, यदि आप कैपेबल हो तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, भोग। भोग का मतलब ये होता है, अब इच्छा हो रही है कि मैं ये खा लूँ,
मगर 10 रुपये बचाने के लिए वो खा नहीं रहे हैं, मरे जा रहे हैं पैसे बचाने के लिए, जिसको कंजूसी बोलते हैं। तो मतलब अपनी इच्छाओं को मार के पैसा मत बचाओ, अपनी इच्छाएं सब कंप्लीट करो। अब इच्छाओं को गलत उसमें कोई नहीं ले ले कि EMI सिस्टम पे घुस जाए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इच्छा हो रही तो जाके मर्सिडीज़ खरीद ले, नहीं। 2 खाने की इच्छा हो रही है, 1 खा लो मगर खा लो, सिंपल सी बात। अब होती है नाश। तो नाश किसके धन का होता है पता है आपको? जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन है और वो और इकट्ठा करता जा रहा है। वो ये सोच ही नहीं रहा है कि एक दिन मुझे इस दुनिया से चले जाना है, और वो सिर्फ कमाए जा रहा है, कमाए जा रहा है, कमाए जा रहा है, ना दान कर रहा ना भोग कर रहा, कमाए जा रहा है। तो एक दिन ऐसा आएगा, एक ऐसा समय आएगा, उसके घर में एक ऐसा लड़का आएगा या बहू आएगा, बेटी आएगा, दामाद आएगा, या कुछ भी उसके घर में कोई ऐसी दुख बीमारी या कोई भी ऐसी चीज़ आएगी, उसका पूरा धन नाश हो जाएगा या चोरी हो जाएगा या उसके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो ये होता है दान, भोग और नाश। तो आपको यदि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करना है तो मेरी इन छोटी छोटी बातों को आप समझो, अधिक से अधिक लोगों तक भी पहुंचाओ, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो मुझे, और मुझसे कुछ भी पूछो। आपकी बिजनेस की समस्या है, घर की समस्या है, फाइनेंस की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, आपको कोई सब्जेक्ट लेना है कहीं पर, बड़े होकर आपको क्या बनना है नहीं समझ में आ रहा है, आपके पास पूंजी है, करोड़ों रुपए की पूंजी है, लाखों रुपए की पूंजी है, और आप बिज़नेस करना चाहते हैं, मैं आपको कोई भी बिज़नेस के बारे में पूरा गणित उसका बता सकता हूँ कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो आप पहले फाइनेंस को समझने की कोशिश कीजिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारिए। और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए उधारी और लोन एक ऐसी चीज़ है, ये इससे आप अलग हट जाइए। जिस दिन आपने लोन पे कुछ भी लेने का सोचना बंद कर दिया, आधी तो प्रॉब्लम आपकी वही सॉल्व हो गई, आधी आपकी वही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मैं उस चीज़ पे आता हूँ कि आप इस चीज़ में फंस गए हो, ठीक, आप ऑलरेडी ट्रैप में। आजकल तो एक क्लिक पे लोन मिल रहा है, ये बहुत डेंजर चीज़ है, बहुत बड़ा राक्षस है कलयुग का। ये कलयुग में कोई दांत वाँत बड़े बाल बड़े वाला राक्षस नहीं आएगा, ये राक्षस है। ये जो ऑनलाइन का सिस्टम है ना, एक क्लिक पे लोन मिल रहा है, आप समझो मेरी बात को। आप है ना, यदि इस ट्रैप सिस्टम में फंस चुके हो, मैं बोल रहा हूँ आप हाथ खड़े कर दो, सिंपल सी बात। आप क्या करो, यदि नहीं है आपके पास, पहले आप हाथ खड़े कर दो, सब जगह से सरेंडर कर दो, हो जाओ डिफ़ॉल्टर। मैं कहूँगा अच्छा डिफ़ॉल्टर हो जाना, कोई लोन देगा ही नहीं तो हमको लेना ही नहीं है लोन। आप डिफ़ॉल्टर हो जाओ, बिल्कुल मत, ये सिस्टम से हट जाओ, सब कुछ ख़त्म हो जाने दो, मत डरो। और जो भी सेटलमेंट का जो भी आपका आता है, ईमानदारी से आप वो दे दो और हाथ जोड़ लो, भगवान से माफ़ी मांग लो, गलती हो गई अब नहीं होगी। और उसके बाद अपनी एक नई ज़िंदगी चालू करो जिसमें लोन और EMI ये 2 शब्द के लिए कोई जगह ही नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ। ये मेरी चीज़ आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाओ, मुझे सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और मेरी बातों को ध्यान से सुनो और समझो। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी ठीक होती है 6 महीने के अंदर, आप खुद बोलेंगे कि हाँ, अश्विनी रेखवार ने कुछ बताया था। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप मुझसे संपर्क कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को देखिए, शॉर्ट्स को देखिए। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको कोई नहीं बताएगा। आपको पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ पूछना है, आपको कोई क्रिया करवाना है, आपको कोई ऐसा मंत्र चाहिए है, आपको पाठ चाहिए है पैसे के लिए, आपको इन चीज़ों में बहुत विश्वास है, मैं ये सब कुछ बता दूँगा आपको। मैंने अपने जीवन में 41 साल का मैं हूँ, 42 में चल रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखने के बाद एंड में MBA का छात्र हूँ, मैं माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ मैं, राइट। तो मुझे जो भी नॉलेज है, मैंने जितना भी सीखा है, मैं चाहूँगा मेरे भारतवर्ष के सारे लोगों को, औरतों को, आदमियों को, बच्चों को मैं सही मार्गदर्शन जो मेरे पास मुझे नहीं मिला एक समय पर, तो आज मैं काफ़ी चीज़ें जो है सोचता हूँ कि काश मुझे ये पहले पता होता। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को सबसे पहले पता हो। तो आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, आपका फाइनेंस बहुत जल्दी सुधर जाएगा। जय माता की, जय माता की, जय माता की।